करंट अफेयर्स में आज हम पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य। अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में पहला टॉपिक है भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021। शीर्षक है भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 CPI 2021। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक जारी करता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। शीर्ष स्थान प्राप्त किया डेनमार्क ने, फिलीपींस ने, न्यूजीलैंड संयुक्त रूप से। डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड ने संयुक्त रूप से शीर्ष स्थान प्राप्त किया। न्यूनतम स्थान दक्षिण सूडान, रैंक 180, स्कोर 11। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र में भ्रष्टाचार के कथित स्तरों के आधार पर 180 देशों और विभिन्न क्षेत्रों की रैंकिंग की सूची तैयार की जाती है। ये रैंकिंग 0 से 100 अंकों के पैमाने का उपयोग कर तय की जाती है, जहां 0 अंक प्राप्त करने वाला देश सर्वाधिक भ्रष्ट होता है, जबकि 100 अंक प्राप्त करने वाला देश को भ्रष्टाचार की दृष्टि से सबसे स्वस्थ या भ्रष्टाचार रहित माना जाता है। सूचकांक में लगभग 2/3 देशों ने 50 से कम का स्कोर प्राप्त किया, अर्थात यहाँ भ्रष्टाचार एक गंभीर समस्या है। सूचकांक में सर्वोच्च 10 स्थान प्राप्त राष्ट्र। सूचकांक में सर्वोच्च 10 स्थान प्राप्त राष्ट्र डेनमार्क 88 स्कोर के साथ प्रथम स्थान पे है, फिनलैंड 88 अंकों के साथ प्रथम और न्यूजीलैंड तीनों। डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड इन तीनों ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। चौथे नंबर पर नॉर्वे और सिंगापुर। स्वीडन 7वें नंबर पर स्विट्जरलैंड, 8वें नंबर पर नीदरलैंड और 9वें नंबर पर लग्जमबर्ग और 10वें नंबर पर जर्मनी। सूचकांक में भारत की स्थिति। भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक CPI 2021 में 180 देशों की सूची में भारत को 40 के स्कोर के साथ 85वां स्थान मिला है। 85वां स्थान मिला। इस सूचकांक में भारत रैंक में 1 स्थान का सुधार आया है। भारत वर्ष 2020 में 86वें स्थान पर था। भारत ने सूचकांक में ये स्थान 85वां मालदीव के साथ साझा किया है। 25वें रैंक पर भूटान, 66वें नंबर पर चीन, 117 पर नेपाल और 140 पर म्यांमार है। इंडोनेशिया 96वें नंबर स्थान पे है। श्रीलंका 102वें स्थान पर, थाईलैंड 110वें स्थान पर, पाकिस्तान को 140वीं रैंक मिली है, बांग्लादेश 147वें स्थान पर, अफगानिस्तान 174वें स्थान पर है। ILO ने जारी की विश्व रोजगार और सामाजिक परिदृश्य रिपोर्ट। ILO ने जारी की विश्व रोजगार और सामाजिक परिदृश्य रिपोर्ट। विश्व रोजगार और सामाजिक दृष्टिकोण रुझान 2022 जारीकर्ता अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन मंत्रालय, जारीकर्ता ILO जारी करता है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO ने अपनी इस रिपोर्ट में स्पष्ट किया कि वैश्विक स्तर पर बेरोजगारों की संख्या कम से कम 2023 तक कोविड पूर्व के स्तर से ऊपर रहेगी। इसके अनुसार वर्ष 2022 में विश्व भर के बेरोजगारों की संख्या 20.7 करोड़ रहेगी। यह वर्ष 2019 की तुलना में 2.1 करोड़ अधिक है। जिनेवा स्थित संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी की रिपोर्ट में कहा गया है कि वैश्विक स्तर पर कार्य के घंटों में गिरावट वर्ष 2019 की चौथी तिमाही की तुलना में 5.2 करोड़ पूर्ण रोजगार जितनी रहेगी। मई 2021 में यह कमी 2.6 करोड़ पूर्ण रोजगार के बराबर रहने का अनुमान लगाया गया था। वर्ष 2022 में वैश्विक स्तर पर बेरोजगारों की संख्या 207 मिलियन रहेगी, जबकि वर्ष 2019 में यह आंकड़ा 186 मिलियन था। वर्ष 2022 में वैश्विक श्रम बल की भागीदारी दर कोविड-19 महामारी शुरू होने से पहले वर्ष 2019 की तुलना में 1.2% नीचे रहने का अनुमान है। वर्ष 2022 में वैश्विक श्रम बल की भागीदार दर कोविड-19 महामारी शुरू होने से पहले वर्ष 2019 की तुलना में 1.2% नीचे रहने का अनुमान है। भारत ने वर्ष 2022 के लिए संयुक्त राष्ट्र को दिए 2.9 करोड़ अमेरिकी डॉलर। भारत ने वर्ष 2022 के लिए संयुक्त राष्ट्र
के नियमित बजट आकलन के तहत 2.9 करोड़ अमेरिकी डॉलर का भुगतान किया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन द्वारा जनवरी 2022 में साझा की गई जानकारी के अनुसार भारत संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्य देशों में से उन 24 देशों में शामिल है जिन्हें वर्ष 2022 के लिए संयुक्त राष्ट्र नियमित बजट आकलन के तहत पूरी राशि भुगतान कर दिए हैं। विशेष भारत वर्तमान में 15 सदस्यीय संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है। 2 वर्ष का उसका कार्यकाल 31 दिसंबर 2022 को समाप्त होगा। नेपाल की वृद्धि दर 8 दशक के निम्नतम स्तर पर पहुंची। नेपाल की जनसंख्या के वर्तमान आकलन में यहाँ की जनसंख्या वृद्धि दर 0.93% पाई गई, जो विगत 8 दशक में सबसे कम है। नेपाल के केंद्रीय सांख्यिकी ब्यूरो CBS द्वारा राष्ट्रीय जनसंख्या 2021 के प्रारंभिक परिणाम 26 जनवरी 2022 को जारी किए गए, जिससे संकेत मिलता है कि नेपाल की जनसंख्या वृद्धि दर विश्व स्तर की जनसंख्या की औसत वृद्धि दर से भी कम है। विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार वैश्विक औसत वृद्धि दर 1.01% है। नेपाल की CBS द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 10 वर्षों के देश की जनसंख्या 10.18% की वृद्धि के साथ 29,19,24,080 हो गई है। महिलाओं की जनसंख्या 14,90,00,000। नेपाल की CBS द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 10 वर्षों में देश की जनसंख्या 10.18% वृद्धि के साथ 2,91,92,480 हो गई है। महिलाओं की जनसंख्या 1,49,01,169, जबकि पुरुषों की संख्या 1,42,91,311 है। वर्ष 2021 में एक परिवार की औसत आकार 4.32 सदस्यों का था। पहले की जनगणना में यह 4.88 सदस्य था। वर्ष 2011 की जनगणना में नेपाल की जनसंख्या 2,64,54,504 थी तथा औसत जनसंख्या वृद्धि दर 1.35% थी। विशेष नेपाल की जनसंख्या जनगणना वर्ष 2011 में की गई थी। इसके बाद प्रत्येक 10 वर्ष में नेपाल की राष्ट्रीय जनगणना कराया। नेपाल के केंद्रीय सांख्यिकी ब्यूरो ने पहली बार लिपुलेख, कालापानी और लिपियाधुरा की जनगणना भी की है। नेपाल के मंत्रिमंडल ने मई 2021 में भारत के साथ सीमा विवाद के बीच लिपुलेख, कालापानी और लिपियाधुरा को अपने क्षेत्र में दिखाने वाला एक नए राजनीतिक मानचित्र का समर्थन किया था, जिस पर भारत सरकार ने तीक्ष्ण प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। भारत मध्य एशियाई शिखर सम्मेलन। भारत और मध्य एशियाई शिखर देशों के बीच संबंधों को नए आयाम देने के लिए भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन का आयोजन वर्चुअल माध्यम से 27 जनवरी 2022 को किया गया। भारत और मध्य एशियाई देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 30वीं वर्षगांठ के अवसर पर यह पहली भारत मध्य एशियाई समिट आयोजित की गई, जिसमें कजाकिस्तान कासिम-जोमर्ट टोकायेव, किर्गिस्तान सादिर जापारोवा, ताजिकिस्तान इमामुल रहमान, तुर्कमेनिस्तान गुरबांगुली बर्डी-मोहम्मद और उज़्बेकिस्तान शौकत मिरजियोयेव के राष्ट्रपतियों ने भाग लिया। सम्मेलन में भारत के मध्य एशियाई संबंधों को नई ऊंचाई पर ले जाया गया और अगले कदमों पर चर्चा की गई एवं नेताओं ने प्रति 2 वर्ष में से इसे आयोजित करने की ऐतिहासिक निर्णय लेकर शिखर सम्मेलन तंत्र को संस्थागत बनाने में सहमति व्यक्त की। नई व्यवस्था का सहयोग करने के लिए नई दिल्ली में एक भारत मध्य एशिया सचिवालय स्थापित किया जाएगा। विशेष ये शिखर सम्मेलन चीन मध्य एशिया सम्मेलन के 2 दिन बाद हुआ था, जिसमें चीन ने सहायता के तौर पर 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर पेशकश की थी। हेनले पासपोर्ट
सूचकांक 2022 हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2022 हेनले पासपोर्ट जनवरी 2022 में जारी की गया। सबसे पहला स्थान जापान और सिंगापुर को हेनले और पार्टनर्स की यह रैंकिंग इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के विशेष आंकड़ों पर आधारित है, जो अंतर्राष्ट्रीय यात्रा की जानकारी का दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे स्ट्रिक्ट डाटाबेस प्रदान करता है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 199 विभिन्न पासपोर्टों की वीज़ा मुक्त पहुंच की तुलना 277 यात्री गंतव्यों से करता है। यह वीज़ा की आवश्यकता नहीं है तो उस पासपोर्ट के लिए मान 1 के साथ स्कोर बनाया जाता है। इसी प्रकार जहां वीज़ा की आवश्यकता होती है वहां जहां पासपोर्ट धारक को प्रस्थान से पहले सरकार द्वारा अनुमोदित इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा प्राप्त करना होता है, वहां मान 0 के साथ अंक दिया जाता है। प्रत्येक पासपोर्ट के लिए कुल स्कोर उन गंतव्य संख्याओं के बराबर है जिन्हें किसी वीज़ा की आवश्यकता नहीं है। इस गणना के आधार पर जापान और सिंगापुर पासपोर्ट 192 के वीज़ा फ्री स्कोर के साथ सूचकांक में शीर्ष स्थान पर हैं। भारत की स्थिति। नवीनतम जारी हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2022 में भारत 59 वीज़ा फ्री स्कोर के साथ 111 देशों में 84वें स्थान पर है। भारत अक्टूबर 2021 में चौथी तिमाही के लिए जारी सूचकांक में 90वें स्थान 116 देशों पर था। सूचकांक में निम्नतम स्थान प्राप्त राष्ट्र यमन रैंक 107 स्कोर 33, पाकिस्तान की रैंक 108। फोर्ब्स ने सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला एथलेटिक्स की सूची में नाओमी ओसाका शीर्ष पर है। शीर्ष फोर्ब्स हाईएस्ट पेड फीमेल एथलेटिक्स जारीकर्ता फोर्ब्स शीर्ष स्थान नाओमी ओसाका। प्रसिद्ध अमेरिकी पत्रिका फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व की सर्वाधिक कमाई वाली एथलेटिक्स में सूची में 10 खिलाड़ियों में शीर्ष 3 सहित कुल 5 टेनिस खिलाड़ी, 2 गोल्फ खिलाड़ी जबकि 1 खिलाड़ी जिम्नास्टिक, बैडमिंटन और बास्केटबॉल की है। सूची में शीर्ष 10 खिलाड़ियों की वर्ष 2021 में कुल कमाई लगभग $167 मिलियन रही, जो इसे पिछले वर्ष 2020 में 23% अधिक है, जबकि 2013 से 16% अधिक है। 4 बार की ग्रैंड स्लैम चैंपियन जापान की नाओमी ओसाका ने पिछले वर्ष इनामी राशि और विज्ञापनों से करीब $57.3 मिलियन कमाए, जो एक कैलेंडर वर्ष में किसी महिला खिलाड़ी की सर्वाधिक कमाई है। सूची में शामिल भारतीय अमेरिकी व्यावसायिक पत्रिका फोर्ब्स की ओर से प्रकाशित सूची में भारतीय शटलर पीवी सिंधु को भी शामिल किया गया, जो $7.2 मिलियन कमाई के साथ 7वें स्थान पर है। पीवी सिंधु सूची में स्थान पाने वाली एकमात्र भारतीय खिलाड़ी हैं जो 7वें स्थान पर है। भारत श्रीलंका को दी $90 करोड़ की वित्तीय सहायता। गंभीर वित्तीय संकट झेल रहे पड़ोसी देश श्रीलंका को भारत ने $90 करोड़ से अधिक ऋण देने की घोषणा जनवरी 2022 में की है। इसे एशियाई समावेश संघ के $50.9 करोड़ अमेरिकी डॉलर से अधिक के निपटान को स्थगित करना है और $40 करोड़ अमेरिकी डॉलर मुद्रा अदला बदली शामिल है। इससे श्रीलंका को विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ाने और खाद्य आयात में मदद मिलेगी। आर्थिक संकट से गुजर रहे श्रीलंका में इस समय लगभग आवश्यक वस्तुओं की भारी किल्लत देखने को मिल रही है। श्रीलंका के वित्त मंत्री बोसिल राजपक्षे के अनुसार श्रीलंका को इस वर्ष $7 अरब कर्ज चुकाना है। श्रीलंका पर चीन का ही $6 अरब का कर्ज है। श्रीलंका ने चीन से पहले $5 अरब का कर्ज लिया था, बाद में आर्थिक संकट से निपटने के लिए फिर पिछले साल $1 अरब का कर्ज लिया था। मिस्र बनेगा ब्रिक्स बैंक का नया सदस्य। ब्रिक्स में नव विकास बैंक ने अपनी विस्तार योजना के तहत मिस्र को अपने नए सदस्य के रूप में शामिल करने की घोषणा 29 दिसंबर 2021 को की। इसके साथ ही मिस्र एनडीबी में शामिल होने वाला चौथा नया सदस्य होगा। एनडीबी इससे पहले बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात, यूएई और उरुग्वे को अपने नए सदस्य के रूप में शामिल कर चुका है।
एनडीबी के सदस्य। मिस्र के शामिल किए जाने के पश्चात इनके सदस्यों की संख्या 9 हो जाएगी, जिसमें ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात, उरुग्वे और मिस्र शामिल हैं। महत्वपूर्ण तथ्य: न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी को पहले ब्रिक्स बैंक के औपचारिक नाम से जाना जाता था। इसका कार्यालय शंघाई चीन में है। एनडीबी ब्रिक्स समूह के देशों द्वारा स्थापित एक बहुपक्षीय विकास बैंक है, जिसे वर्ष 2014 में ब्राज़ील के फोर्टालेजा में आयोजित छठे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में ब्रिक्स देशों द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित किया गया था, जबकि इससे अपना कार्य वर्ष 2015 से करना प्रारंभ किया। मॉरिशस सर्वाधिक आवास इकाई परियोजना का उद्घाटन। भारत और मॉरिशस के बीच जीवंत विकास साझेदारी के तहत क्रियान्वित मॉरिशस सामाजिक आवास इकाई योजना का उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ द्वारा संयुक्त रूप से 20 जनवरी 2022 को किया गया। इस अवसर पर दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने 2 अन्य परियोजनाओं, अत्याधुनिक सिविल सर्विस कॉलेज और 8 मेगावाट की एक सौर पीवी फार्म के निर्माण की वर्चुअल शिलान्यास किया। 8 मेगावाट सौर पीवी फार्म परियोजना के तहत वार्षिक रूप से लगभग 14 GWh हरित ऊर्जा उत्पादन के लिए 25,000 पीवी सेल की स्थापना की गई। इससे प्रतिवर्ष 13,000 टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कमी आएगी। इससे मॉरिशस की जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने में मदद मिलेगी। विशेष भारत सरकार ने मई 2016 में मॉरिशस सरकार को विशेष आर्थिक पैकेज SEP के रूप में 3,353 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अनुदान दिया था, ताकि मॉरिशस सरकार द्वारा पहचान की गई 5 प्राथमिक वाली परियोजनाओं को पूरा किया जा सके। SEP में सम्मिलित परियोजनाएं मेट्रो एक्सप्रेस परियोजना, सुप्रीम कोर्ट भवन, नया ENT अस्पताल, प्राथमिक स्कूल के बच्चों को डिजिटल टैबलेट की आपूर्ति और सामाजिक आवास परियोजना। सामाजिक आवास परियोजना उद्घाटन के साथ ही SEP के तहत सभी महत्वपूर्ण परियोजनाएं लागू किया जा चुका है। महत्वपूर्ण तथ्य: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री जगन्नाथ ने वर्ष 2019 में संयुक्त रूप से मेट्रो एक्सप्रेस परियोजना और मॉरिशस में नए ENT अस्पताल का वर्चुअल मोड में उद्घाटन किया। इसी प्रकार जुलाई 2020 में मॉरिशस के सुप्रीम कोर्ट के नए भवन का भी वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन दोनों प्रधानमंत्रियों द्वारा किया गया। भारत व श्रीलंका विज्ञान प्रौद्योगिकी में सहयोग को आगामी 3 वर्ष के लिए बढ़ाने में सहमत। भारत और श्रीलंका के मध्य भारत श्रीलंका विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सहयोग पर 5वीं संयुक्त समिति की बैठक 20 जनवरी 2022 को आयोजित की गई, जिसमें समिति ने पारंपरिक रूप से दोनों देशों के बीच सहयोग के कार्यक्रम POC को आगे 3 वर्षों के लिए विस्तार करने को सहमति व्यक्त की है। इस समिति ने अपशिष्ट जल प्रौद्योगिकियों, उद्योगों और जैव प्रौद्योगिकी, दीर्घकालीन कृषि, अंतरिक्ष अभियांत्रिकी, रोबोटिक्स, बिग डेटा एनालिटिक्स और कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसे नए क्षेत्रों के सहयोग कार्यक्रम में शामिल करने के लिए पहचान की है। एंटीगुआ और बारबुडा ISA में शामिल। सौर नेतृत्व वाले दृष्टिकोण के माध्यम से वैश्विक ऊर्जा संक्रमण और प्रेरित करने के लिए एंटीगुआ और बारबुडा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 102वां देश बन गया है। इस अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन में शामिल होने के लिए एंटीगुआ और बारबुडा सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौता पर भारतीय उच्चायुक्त डॉक्टर KG श्रीनिवासन की उपस्थिति में 4 जनवरी 2022 को हस्ताक्षर किए। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की शुरुआत जलवायु सम्मेलन COP21 के दौरान 2015 में भारत और फ्रांस द्वारा की गई। यह अपने सदस्य देशों में ऊर्जा
पहुंच लाने, ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने और ऊर्जा संक्रमण को चलाने में एक साधन के रूप में सौर ऊर्जा प्रौद्योगिकी की बढ़ती तैनाती के लिए एक सहयोगी मंच है। ISA सौर ऊर्जा अनुप्रयोग को बढ़ावा देकर सौर ऊर्जा के लाभों को दोहन करने के लिए एक वैश्विक बाजार प्रणाली बना रहा है। जापान और ऑस्ट्रेलिया की ऐतिहासिक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए। हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते दखल के मद्देनज़र जापान और ऑस्ट्रेलिया ने एक रक्षा समझौता किया है। इस ऐतिहासिक रक्षा समझौते पर जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने एक वर्चुअल सम्मेलन में 6 जनवरी 2022 को हस्ताक्षर किए। इस समझौते को पारंपरिक पहुंच समझौता RAA कहा गया है। यह अमेरिका के अलावा किसी भी अन्य देश के साथ जापान द्वारा हस्ताक्षरित पहला रक्षा समझौता है। इस समझौते का उद्देश्य कानूनी बाधाओं को समाप्त करना, ताकि एक देश के सैनिकों को प्रशिक्षण और अन्य बहुउद्देश्यों के लिए दूसरे देश में प्रवेश करने की अनुमति मिल सके। यह रक्षा समझौता ऑस्ट्रेलियाई रक्षा बल और जापानी संरक्षा बलों के बीच महत्वपूर्ण और जटिल व्यावहारिक संबंधों को मजबूत करेगा। विशेष हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते दबाव के मुकाबला करने के क्रम में इससे पहले अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड किंगडम ने मिलकर एक नया रक्षा समूह ओकास बनाया, जो कि विशेषकर हिंद प्रशांत क्षेत्र पर केंद्रित है। इसके लिए इन तीनों देशों ने ओकास समझौते पर सितंबर 2021 में हस्ताक्षर किए थे। इसी प्रकार भारत और ऑस्ट्रेलिया ने जून 2021 में म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट MLSA पर हस्ताक्षर किए हैं, जो दोनों देशों की सेनाओं को एक दूसरे के ठिकानों का उपयोग करने की अनुमति देता है। फिलीपींस बाल विवाह पर प्रतिबंध। दक्षिण पूर्वी एशिया के द्वीप समूह राष्ट्र फिलीपींस की सरकार ने कानून बनाकर बाल विवाह पर पाबंदी लगा दी है। बाल विवाह पर रोक लगाने वाला यह कानून फिलीपींस में 6 जनवरी 2022 से प्रभावी हो गया है, जिसके तहत अब तक 18 वर्ष से कम आयु की लड़की की शादी करने पर माँ बाप को 12 वर्ष तक की जेल हो सकती है। विशेष संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ के आंकड़ों के अनुसार नाबालिग लड़कियों की शादी करने के मामले में फिलीपींस विश्व में 12वें स्थान पर है।